जय हिंद साथियों, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल। यानी इसके पहले आपने गुप्त वंश देखा था और गुप्तों के पतन के बाद संपूर्ण भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। तो उन्हीं को हमको आज देखना है। तो चलिए आज हम लोग गुप्तोत्तर काल में वो कौन कौन से छोटे राजवंश थे जहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे कि जब गुप्तों का पतन हुआ तो गुप्तों के पतन के बाद पूरे उत्तर भारत में कौन कौन से छोटे छोटे राज्यों में कई राजवंशों का उदय हुआ। तो हम मैप के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक भारत का मैप बनाइए। एक रफ टाइप पे भी आप बना सकते हैं, कोई वो नहीं है कि बहुत अच्छा हो। तो आप भारत का नक्शा बना लीजिए। उसके बाद देखिए अब ध्यान से ये हमारा भारत का मैप हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा राजवंश कहाँ कहाँ पर उदय हुआ था। ठीक, तो आप यहाँ पर आएंगे तो एक राजवंश है आपका थानेश्वर। थानेश्वर में एक राजवंश है पुष्यभूति वंश। थानेश्वर में पहले क्षेत्र लिख लेते, उसके बाद फिर यहीं पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कन्नौज। कन्नौज वाले क्षेत्र में भी एक राजवंश का उदय हुआ। फिर उसके बाद आप पूर्वोत्तर में चले आइए तो पूर्वोत्तर में आप मान लीजिए असम वाला क्षेत्र ये है। तो यहाँ पर कामरूप है। आज कामरूप को असम कहा जाता है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये वाला क्षेत्र बंगाल का है। इसके बाद इसके पूर्व में आएंगे आप तो पूर्व में आपको मिल जाएगा मालवा। मालवा मालवा और इसी के एकदम पश्चिम में आ जाएंगे तो गुजरात में आपको वल्लभी मिल जाएगा। और इधर पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब वाले क्षेत्र में आपको जो है पंजाब वाले क्षेत्र में भी हम लोगों को देखना है कौन कौन से राजवंश थे। चलिए अब देखिए ध्यान से। थानेश्वर में दोस्तों, थानेश्वर में एक वंश है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। और इसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, यहां तक कि पुष्यभूति इसका संस्थापक था। तो ये सब शासक मिलेंगे। तो आपको इसमें हर्षवर्धन जो है इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में आपको मिलेंगे हर्षवर्धन। ठीक, इसके बाद कन्नौज में आएंगे तो कन्नौज में है मौखरी वंश। मौखरी वंश में अंतिम शासक के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ग्रहवर्मा है। असम में जब आप आएंगे तो असम में वर्मन वंश है। और वर्मन वंश में एक शासक आपको मिलेंगे जिनका नाम है भास्कर वर्मा। इसके बाद बंगाल में जब आप आएंगे तो बंगाल में गौड़ वंश का शासन था। गौड़ वंश में एक शासक आपको देखने को मिलेंगे शशांक देखने को मिलेंगे। मालवा में आएंगे तो मालवा में आपको परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त, आप इसको कह सकते हैं, उत्तर गुप्त वंश के शासक आपको मिलेंगे। और इसमें जो शासक हैं एक जिनका नाम है देवगुप्त। इसके बाद आप आ जाएंगे वल्लभी में। तो वल्लभी ये गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पर जो वंश है ये है मैत्रक वंश।
और मैत्रक वंश में एक शासक हैं जिनका नाम है शिलादित्य। शिलादित्य। पंजाब में हूणों का शासन था उस समय, हूण है, और हूणों में जो है एक शासक है तोरमाड़। तोरमाड़ जिसने स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। इसके बाद एक शासक है मिहिरकुल। मिहिरकुल, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में भारत पे आक्रमण हुआ था। इसके बाद आप जब दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर आपको ये वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक वाला, यहाँ पर आपको चालुक्य वंश देखने को मिलेगा। अब देखिए चालुक्य में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि चालुक्य 3 थे। चालुक्य 3 हैं। चालुक्य 3 हैं। एक है कल्याणी के चालुक्य, एक है बेंगी के चालुक्य, और एक है वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य। तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे चालुक्य वंश, इसमें यानी कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, यहां पर हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश। और चालुक्य में भी कौन? वातापी के चालुक्य। और चालुक्य में एक शासक हैं जिनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक। मैं प्रसिद्ध शासकों की सूची लेकर चल रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, तो ये सब जो क्षेत्र हैं, यानी कि आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, थानेश्वर वाला हो गया, कन्नौज वाला हो गया, कामरूप असम वाला क्षेत्र हो गया, बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, मालवा मध्य प्रदेश वाला हो गया, कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, और गुजरात वाला क्षेत्र हो गया। मैंने अभी दक्षिण भारत को टच नहीं किया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो उस समय मतलब दक्षिण भारत में अलग अलग राजवंश जैसे चोल हैं, चालुक्य हैं, पल्लव हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट है, इसके बाद आते हैं ये लोग, ठीक है। तो दक्षिण को अभी हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। पहले उत्तर भारत में हम लोग हैं तो उत्तर भारत को देखते हैं, ठीक है ना। तो गुप्तों के पतन के बाद उनके जो सामंत थे या उनके जो अधीन शासन कर रहे थे राजा, वो अलग अलग क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। और स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद उन्होंने क्या किया, अब वहां पर शासन सत्ता संचालित करने लगे। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि जो यहां पर थानेश्वर है, मैं एक वीडियो में आपको पूरा समझा देता हूं, फिर उसके बाद एक एक वंश को आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, थानेश्वर में पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक है। और इस वंश में एक शासक आते हैं जो बड़े प्रभावशाली शासक है, जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है यशोमती। इनकी पत्नी का नाम है यशोमती। तो प्रभाकर वर्धन से यशोमती का विवाह हुआ और प्रभाकर वर्धन को यशोमती से 3 संतान प्राप्त हुई। 3 संतान प्राप्त हुई, जिनमें इनके बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। इनका एक और बेटा है जिसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है राज्यश्री। राज्यश्री। तो इनकी 3 संतानें हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह जो है कर दिया था किससे? कन्नौज के शासक, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से। और ग्रहवर्मा से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। अब थानेश्वर का कन्नौज के साथ एक मित्रवत संबंध हो गया, वैवाहिक संबंध हो गया। कहा जाता है कि हूणों के आक्रमण के समय जब प्रभाकर वर्धन उनके आक्रमण का सामना कर रहे थे तो उसी समय हुआ है कि वो बीमार पड़ गए और इनके बड़े पुत्र ने युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन इसी बीच हुआ है कि प्रभाकर वर्धन की हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात इनके बड़े पुत्र यानी राज्यवर्धन क्या करते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। तो राज्यवर्धन जब गद्दी पर बैठते हैं तो इसी बीच हुआ ये कि यहाँ मालवा यानी उत्तर गुप्त वंश का शासक जो देवगुप्त है, ये आक्रमण कर देता है। कहां पर? कन्नौज पर। कन्नौज पर आक्रमण करके मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है और राज्यश्री को कैद कर लेता है। तो जैसे ही राज्यवर्धन को इस बात की जानकारी मिलती है कि इसकी बहन को कैद कर लिया गया है और इसके जो बहनोई है अर्थात जीजाजी जो हैं उसकी हत्या कर दी गई है, तो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ये क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। किसके ऊपर? देवगुप्त के ऊपर। देवगुप्त को ये पराजित कर देते हैं।
लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर जो बंगाल है, बंगाल में जो गौड़ वंश का शासक है शशांक, इसने क्या किया कि धोखे से राज्यवर्धन की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक, राज्यवर्धन ने जब अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आक्रमण किया तो वहां तक तो इसको सफलता मिलती, लेकिन जैसे ही शशांक ने धोखे से इसके ऊपर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी, अब इसी बीच हुआ ये कि अगला गद्दी पर कौन बैठेगा इस बात को लेकर के विचार विमर्श होने लगा। तो कहा जाता है कि इन दोनों के मामा थे जिनका नाम था भांडी। वो ये जानते थे कि राज्यवर्धन से कहीं योग्य हर्षवर्धन है, तो इन्होंने हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठाया, एक तरह समर्थन किया। हालांकि गद्दी पर वही बैठता क्योंकि अब उसके बाद कोई था नहीं। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब यह कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद इसने धोखे से इसकी हत्या कर दी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका जो है छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और कहा जाता है कि मात्र 14 से 15 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। और जैसे ही इन्होंने गद्दी पर अपने आप को स्थापित किया, राज्याभिषेक करवाया, तभी इन्होंने शपथ लिया कि जब तक मैं अपने भाई और अपनी बहन का बदला न ले लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद दौर शुरू होता है हर्षवर्धन का। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हर्षवर्धन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हर्षवर्धन को हम लोग एक अलग वीडियो में पूरा एक साथ देखेंगे कि हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से उसका सामना हुआ, कौन जीता कौन हारा, किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, उस अभिलेख के रचनाकार कौन हैं, उत्तर भारत में किस किस राज्य पर आक्रमण करके उनको अधीन किया। ठीक है, और उसके साथ साथ इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा वीडियो केवल आपके दिमाग में ये मैप इसलिए डाला गया ताकि आप ये समझ सके कि गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्तों के पतन के बाद जो भारत की राजनीतिक स्थिति है, जो भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंशों के द्वारा शासन सत्ता संचालित की जा रही है, तो इनसे ये किसके किसके समकालीन हैं। ठीक है, इसलिए मैंने मैप के माध्यम से आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, जब थानेश्वर में पुष्यभूति वंश है, उसी में कन्नौज में मौखरी वंश था, उसी समय कामरूप में वर्मन वंश था, और उसी समय बंगाल में गौड़ वंश था, और मालवा में उत्तरगुप्त वंश था, और इधर गुजरात वाले क्षेत्र में वल्लभी वाले क्षेत्र में मैत्रक वंश था, और दक्षिण भारत में कर्नाटक वाले क्षेत्र में आप आएंगे तो यहाँ पर चालुक्य वंश था। और चालुक्यों में मैंने बताया कि 3 शाखाएं हैं, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। तो इसमें जो कर्नाटक में पुलकेशिन द्वितीय है ये वातापी का चालुक्य है। इनसे हर्षवर्धन का क्या होता है, सामना होता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन से हमारे एग्जाम में जम करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने किन किन ग्रंथों की रचना की थी, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान कौन थे, हर्षवर्धन कहां पर प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा विदेशी यात्री यानी चीनी यात्री भारत आया था, और उसने कहां पर शिक्षा ग्रहण की थी, उसने किस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमारे आगामी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो हम उस पर विशेष करके मेन चीजों को आपको लिखवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर्षवर्धन के साथ।